नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी सुपरफास्ट और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि खाने के तेल में जो जमाखोरी है उस पर सरकार का बड़ा बयान निकल कर आया। दरअसल सरकार ने संसद में जवाब दिया है कि खाने के तेल पर फिलहाल राज्यों में कहीं से भी जमाखोरी की कोई खबर नहीं आ रही है। तो ये एक बड़ा बयान सरकार की तरफ से आज संसद में आया है जब उन्होंने इस मामले में संसद में जवाब दिया था। एक तरह से कहा जाए राहत की खबर है, क्योंकि यहां पर स्टॉक लिमिट का जो खतरा है खाने के तेलों पर वो अब टलता हुआ दिख रहा है। पहले दालों पर फोकस था, दालों के बाद खाने के तेल पर भी स्टॉक लिमिट लगने की आशंका थी, वो खतरा अब छटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि खाने के तेल के जो रिटेल भाव हैं पिछले एक साल में 50 से 80% तक बढ़ चुके हैं और यही कारण है कि सरकार की जो नजर है वो खाने पीने की चीजों की महंगाई पर थी और उनकी बढ़ती कीमतों पर थी, दलहन और तिलहन खाने के तेलों पर खासतौर से। लेकिन ये एक बड़ा बयान सरकार की तरफ से आया है। अब यहां से किस प्रकार का रुख रहेगा, इंडस्ट्री इस बयान को किस प्रकार से देख रही है, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए फिलहाल विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा साहब जुड़ चुके हैं। विजय जी, मैं आपका पहला रिएक्शन इस पे जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि खाने के तेलों पर भी हम एक स्टॉक लिमिट लगती हुई देखेंगे, जैसा कि हाल फिलहाल में हमने दालों पर, दलहन पर आते हुए देखा। ऑफकोर्स वहां रियायत मिली है, लेकिन एक ये बड़ा रिलीफ। देखिए, जहाँ तक दालों का सवाल, विजय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी विजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। ठीक। देखिए, दालों के जहाँ तक सवाल है, दाल दलहन वगैरह तो देश में 80-90% करीब पैदा होते हैं और थोड़ा बहुत क्वांटिटी ही इंपोर्ट होती है। कल गवर्नमेंट ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, नोटिफिकेशन जो निकाला है, उसमें साफ कह दिया है इंपोर्टेड दलहनों पे कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी और इंडिया में भी जो पैदा होते हैं उनमें भी काफी रिलीफ दी गई है। जहाँ तक तेल तिलहन का सवाल है, तेल तिलहन में हम सिर्फ 30 से 40% ही देश में पैदा करते हैं और करीब 60-70% इम्पोर्ट करते हैं। अगर स्टॉक लिमिट आएगी भी तो इम्पोर्टेड ऑयल पे तो आएगी नहीं, क्योंकि वो सप्लाई लाइन को मेंटेन करते हैं और देश में तिलहन बहुत कम हम पैदा कर पाते हैं। उसका रीजन पिछले 20 साल की गवर्नमेंट की पॉलिसी जिस तरीके से रही है, तो इस तरीके से अन्य चीजों का उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है, गेहूं और धान को विशेषकर और शुगर को। उसकी वजह से देश में तिलहन का उत्पादन लगभग 20 साल से लगभग नहीं बढ़ पाया है और हम इंपोर्ट डिपेंडेंट होते ही जा रहे हैं। तो हम लगातार गवर्नमेंट को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब स्टॉक लिमिट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमको तिलहन का अगर उत्पादन बढ़ाना है तो हमको भाव अच्छे रखने ही पड़ेंगे, ताकि किसान को गेहूं और धान के मुकाबले ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो तिलहन पैदा करेगा। मुझे ये बताइए विजय जी, आप बात ठीक कर रहे हैं, आपने कहा कि यहाँ पर स्टॉक लिमिट से कोई फायदा होने वाला है नहीं और हमारे किसानों को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ठीक बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो घरेलू बाजार में खाने के तेल की कीमतों को बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं। अपने फैक्टर्स आप खरीफ की अभी बुआई ही देख ले, वो तो खैर पिछड़ी हुई है ही फिलहाल, लेकिन आप सामने से देख लीजिए अनलॉक हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे उठे हैं। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, बहुत सारे यहाँ पर जो फूड चेन्स हैं अब डिलीवरीज उनकी बढ़ गई है, तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो हमने जबरदस्त तेजी सीबॉट पर देखी है, डीसीई पर देखी है, खाने के तेल सारे ग्लोबली बढ़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि फिर यहाँ पर विकल्प क्या रह जाता है, क्योंकि कीमतें तो साल भर में देखिए 50-80% तो रिटेल में बढ़ी ही हैं। तो आपकी सरकार से यहाँ पर जब आपकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो आपकी क्या बात हुई है कि अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, गवर्नमेंट का थोड़ी सी चिंता जरूर थी महंगाई को लेकर के, तेल तिलहन का। वैसे भी टोटल फूड बास्केट में तेलों का शेयर सिर्फ 3% के करीब आता है, बाकी फूड आइटम्स अलग होते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक आपने 50 से 80% का बताया, विदेशों में बाजार 250 से 250% के करीब भाव बढ़ गए थे ऊंचे में। विदेशों में तेजी ज्यादा आई थी, इंडिया में तो फिर भी बैलेंस है भाव, क्योंकि कुछ डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। और लोगों ने जो मान लो महीने में कोई गरीब आदमी 100 रुपए महीने का तेल खाता था, अगर 100 रुपए में पहले उसको 1.25 किलो मिलता था और आज अगर 800 ग्राम मिलता है तो 800 ग्राम ही खा रहा है। इसे डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। और अभी विदेशों की जो तेजी की हालात बने हैं उसके बहुत सारे फैक्टर्स पिछले सारी गवर्नमेंट ने, सारी देशों, बड़े बड़े देशों ने स्टिमुलस पैकेज जो दिए हैं, बहुत सारे डॉलर्स और करेंसीज बाजारों में छोड़ी है, उसकी वजह से सारी ही कमोडिटीज में तेजी आ गई है, खाली तेल तिलहन ही नहीं है। तो तेजी है, इसके साथ जीना पड़ेगा। गवर्नमेंट को हमने एक प्रपोजल जरूर दिया था
ये सब अगर आपको लगता है तो गरीबों के लिए जिस तरीके से हम गेहूं और चावल वगैरह देते हैं, पीडीएस के थ्रू हम अच्छा सस्ते भाव पे रिफाइंड तेल दे सकते हैं, पाम ऑयल विशेषकर। रिफाइनरी कैपेसिटी इंडिया के पास काफी है, तो आप पीडीएस में अगर 1 किलो या 2 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से इस तरीके से दे सकें तो कुछ भाव गरीबों को राहत मिल सकती है, कंज्यूमर को राहत मिल सकती है। ओके। चलिए विजय जी, बहुत शुक्रिया इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, और इस खबर पर हम आज शाम 5:30 बजे भी विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव क्या है और क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि ये जो महंगाई है खाने के तेलों में भी वो आगे ना भागे। लेकिन हमारा फोकस अब रुपए की तरफ भी है। डॉलर के मुकाबले रुपए में हमने तगड़ी मजबूती, तगड़ा कमबैक आता हुआ देखा है। आज जब सुबह शुरुआत हुई थी तो हमने $1 को तकरीबन 74 रुपए 95 पैसे के पास 8 पैसे की कमजोरी के साथ खुलते हुए देखा था, लेकिन बड़ी स्मार्ट रिकवरी आई है और $1 को हमने 74 रुपए 60 पैसे के भी नीचे जाता हुआ देखा है। मेरे साथ इस वक्त एसएमसी की वंदना भारती बनी हुई है। वंदना, मैं आपसे क्विक चेक लेना चाहूंगी कि डॉलर रुपए में यहां से क्या रणनीति अपनाई जा सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत तेज कमजोरी आई थी इसमें और हमने इसे बहुत वीकन होते हुए देखा था, लेकिन एक शानदार रिकवरी आज दिखी है। जी नेहा, और यहाँ पे काफी क्लियर है ये, क्योंकि जो भी यहाँ पे डिप्रिशिएशन आया था, कहते हैं कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन था, चाहे वो क्रूड की वजह से था या खाने का तेल या जो भी आप ले लें, स्टील, आयरन और हर जगह यहाँ पे एक इन्फ्लेशन फैक्टर था, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि अपना करेंसी भी यहाँ पे रिएक्ट कर रहा था। अब जबकि क्रूड में इतना फॉल आते हुए हम लोगों ने देखा है, एक क्विक रिएक्शन मार्केट में यहाँ पे आया और मुझे लग रहा है कि 74.2 से 74.15 का जो लेवल है वहां तक एक क्विक एप्रिसिएशन आते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे यूएसडी में थोड़ा सा सेलिंग साइड रहना चाहिए, क्योंकि आईएनआर मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा एप्रिशिएट रहेगा। अगर यहाँ पे क्रूड मेरे ख्याल से अगर 5000 के लेवल पे स्टेबल होता है बिटवीन 4800 टू 5000 और 5100, तो मुझे लग रहा है कि इसका फायदा जो है यहाँ पे आईएनआर को देखने को मिलेगा। काफी बड़ा कंसर्न था, और एक जो बड़ा जोन मुझे लग रहा है जो मिड टर्म में जो एक रेंज रहेगा आईएनआर के लिए वो 73.4 से लेके 75 तक हो सकता है, और एप्रिसिएशन साइड ही यहाँ पे करेंसी को रहना बहुत अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। वंदना, समय की किल्लत है, लेकिन फटाफट मैं आपके पिक्स जानना चाहूंगी। मुझे बताइए कि सोने में क्या राय होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी जो मजबूती है वो गायब होते हुए देखी, बिल्कुल सपाट कारोबार दिखा। इनफैक्ट अब तो ये नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। जी नेहा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में क्विक जंप आया है, 93 एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, और उसका एक जो प्रेशर है वो यहाँ पे गोल्ड पे देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक रेंज है और रेंज में थोड़ा सा बायस जो है वो डाउन साइड का है। एक टेक्निकल लेवल अगर ब्रीच करता है तभी यहाँ पे सेलिंग करे। मुझे लग रहा है कि 48,000 के लेवल पे, 48,025 के लेवल पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 47,800 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 48,100 का। वंदना, कच्चे तेल में अपनी सलाह दीजिए, यहाँ पर भी दबाव है। करेक्शन कंटिन्यू होना चाहिए ऊपरी स्तर से, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे 4800 से 4900 का एक जोन रहेगा जहां सपोर्ट क्रिएट होना चाहिए। इसमें फिलहाल यहाँ पे सेलिंग की सलाह है, 4970 के लेवल पे एक बार सेलिंग करना है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि 4890 का यहाँ पे एक जो भाव है वो देखने को मिलेगा। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 5025 का। ओके, नेचुरल गैस में क्या सलाह होगी? आज कारोबार की शुरुआत में यहाँ दबाव था, मुझे लग रहा है कि इवनिंग में रिवर्सल देखने को मिलेगा और थोड़ा सा यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो लोअर साइड है, तो यहाँ पे 280 पे बाय करनी चाहिए। 280 से ऊपर अगर ये ट्रेड हो रही है कंटिन्यूअसली, 290 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 275 का लगा के चल सकते हैं। चने की कीमतों में इजाफा कल से ही हमें देखने को मिला था, जो स्टॉक लिमिट की खबर के बाद से ही। मुझे बताइए कि चने में आपकी क्या सलाह होगी? ये पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है नेहा यहाँ पे, और सामने में फेस्टिवल्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अपसाइड रहेगा। 4940 के लेवल पे बाय करना चाहिए, 5000 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 4910 का होगा, और ग्रेजुअली मुझे लग रहा है 5150 भी ये कमोडिटी जा सकती है। वेरी वेल। और जीरे में आपकी क्या सलाह होगी? कल पूरे मसालों का पैक चढ़ा हुआ था, आज हमने बहुत सुस्ती देखी है और अभी फिलहाल नीचे है। जीरे पे क्या सलाह होगी आपकी? नेहा, स्टेबिलिटी एट हायर साइड थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डाइसी लग रहा है स्पाइसेस काउंटर में, और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी सेलिंग जो है स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाई जा सकती है। 13,520 के लेवल पे इनफैक्ट यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हैं। एक मुझे लग रहा है 100 रुपए का टारगेट यहाँ पे आ सकता है 13,415 रुपीज का, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 13,570 का। वेरी वेल, शुक्रिया वंदना, फटाफट वो धमाकेदार स्ट्रैटेजीज कमोडिटी मार्केट में हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।